मैं अमेरिका से डॉक्टर फरहान आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। अभी आपने सोचा है कि आपके जिस्म पे कोई पुराना इन्फेक्शन है या कोई फोड़ा बना हुआ है और वो काफी दिन से आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं, या कभी आपने सोचा है कि पिछली दफा वही एंटीबायोटिक जो आपके जिस्म का जख्म ठीक कर रही थी इस दफा ठीक नहीं कर रही, तो इसकी क्या वजह? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आइए जानते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है। मैं स्पेसिफिकली गुफ्तगू करूंगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हमारे जिस्म में कुछ मौजूद बैक्टीरिया ऐसे प्रोटीन्स पैदा करते हैं या कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं कि वो इस्तेमाल की जाने वाली चंद एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उनको मतलूबा रिस्पांस मतलूबा टाइम पे नहीं देते, तो इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये मामला कितनी अहमियत का हामिल है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मामला? 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 59,000 अमवात जो हैं वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हुई हैं, और ये अमवात कैंसर, टीबी, शुगर और गुर्दे की बीमारियों से होने वाली अमवात से कहीं ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि दुनिया को बहुत जल्द एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने और प्रेस्क्राइब करने के तरीकाकार को तब्दील करने की जरूरत है। अगरचे नई अद्वियात बनाई जा रही हैं और मार्केट में भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक्स को लेके हमें अपने रवैयों को तब्दील किए बगैर एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हमारे लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। 2015 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान तैयार किया और उसके बाद बहुत सारे ममालिक ने उसमें शमूलियत अख्तियार की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान तैयार किए गए जिनका बेसिक मकसद ये था कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस से आने वाले सालों में मरना नहीं चाहिए। 2019 में WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मरने वाले लोगों में पाकिस्तान जो है वो पहले 5 ममालिक में है। पाकिस्तान लो और मिडिल इनकम ममालिक की फहरिस्त में जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने वालों में तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में 2000 से लेकर 2015 के दरमियान एंटीबायोटिक की डेली डोज की तादाद में तकरीबन 65% इजाफा देखने में आया है, और ये ज्यादातर जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा रही है उनमें 2 स्पेसिफिक क्लासेस का जिक्र मैं करना चाहूंगा। एक फ्लोरोकिनोलोन्स हैं और दूसरा सेफलोस्पोरिन्स हैं। और फ्लोरोकिनोलोन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पाकिस्तान में एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, जिसको आप नोविडेट के नाम से या सिप्रोक्सिन के नाम से जानते हैं। सेफलोस्पोरिन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक का नाम रोसेफिन या सेफ्ट्रैक्सोन। पाकिस्तान में इनफरादी तौर पर तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे इतनी कोई खास रिसर्चेज नहीं की गई हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे भी इतना बड़ा काम नहीं हुआ है। इनमें से 2-4 रिसर्चेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2002 से लेकर 2017 तक एक स्टडी की गई जिसका नाम सोर है, सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसमें नमूनिया पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप नमूनी के बारे में ये देखा गया कि तकरीबन ये बैक्टीरिया जो है वो आजकल इजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन को सिर्फ 33% रिस्पॉन्ड करता है। और इसी स्टडी में ये भी देखा गया कि और नमूनिया काज करने वाला ऑर्गेनिज्म जिसको हम एच इन्फ्लुएंजा कहते हैं, वो लीवोफ्लॉक्सासिन को तकरीबन 75% रिस्पॉन्सिव है और 25% अब रिस्पॉन्सिव नहीं रहा है। दूसरी रिसर्च जो इस मामले में की गई वो एटलस थी, एंटी माइक्रोबियल टेस्टिंग, लीडरशिप एंड सर्वेलेंस, जो कि आजकल डेटाबेस की सूरत में मौजूद है और गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है। तीसरे नंबर पे WHO ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको ग्लास के नाम से जाना जाता है, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस। ये 2015 में लॉन्च किया गया ताकि देख सकें कि डिफरेंट ममालिक में कौन से बैक्टीरिया जो है वो कितने रेजिस्टेंट है। पाकिस्तान ने ग्लास में 2017 में शमूलियत अख्तियार की। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 40 के करीब ऐसे अस्पताल और क्लिनिक्स मौजूद हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बाकी इतने सारे अस्पताल जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो इसमें शमूलियत अख्तियार नहीं कर। इसके बाद अगला सवाल आता है जनाब कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस का मसला हमारे यहाँ इतना क्यों हो रहा है और इस सिलसिले में क्या किया जाना चाहिए। पहले नंबर पे एंटीबायोटिक अक्सर जो है वो जरूरत से ज्यादा प्रेस्क्राइब की जाती हैं और गलत बीमारियों में प्रेस्क्राइब की जाती हैं। अक्सर औकात वायरल बीमारियों में भी एंटीबायोटिक बिला वजह इस्तेमाल की जाती हैं, और इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो कोरोना का जमाना था, स्पेशली 2019 के अवाखिर में और 2020 के शुरू में, जब ये देखा गया कि तकरीबन 90% एंटीबायोटिक जो है वो गलत इस्तेमाल की जा रही है। दूसरे नंबर पे बहुत सारी जगहों पे लोगों को अस्पताल और डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी का सामना होता है और वहाँ पे लोग खुद ही एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर लेते हैं और उसके बाद अपनी मर्जी का दौरानिया रख लेते हैं, जो कि बाद सूरतों में कम या ज्यादा भी हो सकता है। 1967 में पाकिस्तान में फार्मेसी एक्ट के मुताबिक कोई भी एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर दस्तयाब नहीं होगी और उनको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के बेचना या इस्तेमाल करना जुर्म तस्वर किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि आप जिस भी मेडिकल स्टोर पर जाएं तो आपको छोटी से बड़ी एंटीबायोटिक तमाम की तमाम अवेलेबल होती हैं और धड़ाधड़ बेची जा रही हैं और लोगों को इनका इस्तेमाल भी करवाया जा रहा है। आपको अक्सर मेडिकल स्टोर पर ऐसे नौजवान भी काम करते हुए नजर आते हैं जिनकी तालीम फार्मेसी के शोबे में ना होने के बराबर होती है। लोगों को एंटीबायोटिक खुद भी प्रेस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। 1967 के फार्मेसी एक्ट को सही तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टोर और फार्मेसी बंद हो सकती हैं और उनको सिर्फ वही लोग चला सकते हैं जिन्होंने फार्मेसी में अपनी तालीम हासिल की है। तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ जो स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं वो जो कि MBBS पास करने के बाद हाउस जॉब करने के बाद मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब करते हैं, और वो लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी इस शोबे में सही तौर पर ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है। वार्ड्स में जो है वो एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप होनी चाहिए कि हर हफ्ते ये देखा जाए कि कौन से मरीज को कितने अरसे से एंटीबायोटिक चल रही है और आया उसको एंटीबायोटिक की जरूरत भी है या नहीं है।
اور کلچرز کے مطابق اینٹی بائیوٹک کی جو سسپٹیبلٹیز ہوتی ہیں ان کے مطابق اینٹی بائیوٹک کو ہسپتالوں میں ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے. اسی سے ریلیٹڈ چوتھی بات یہ بھی ہوگی, ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ کنسلٹنٹ جو ہیں وہ صبح کے ٹائم ایک کنسلٹنٹ آتا ہے, وہ ایک اور اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کرتا ہے, اور شام کے ٹائم ایک اور کنسلٹنٹ آتا ہے تو وہ پہلے والی کو کاٹ کے دوسری اینٹی بائیوٹک استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کام بھی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی بہت بڑی وجہ بن رہا ہے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ اور آخری بات یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, یہ پیغام ان تک پہنچائیں کہ بہت ساری بیماریوں میں جو اسپیشلی وائرل بیماریاں ہوتی ہیں ان میں اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اینٹی بائیوٹک کا استعمال کم سے کم کریں, ورنہ یہ وہ قاتل ہے جو دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور آپ کے انفیکشن کے ہونے کا ویٹ کر رہا ہے. اگر آپ اینٹی بائیوٹک کو ریزسٹنٹ ہیں تو وہ انفیکشن کل کو آپ یا آپ کے پیاروں کی موت کا موجب بھی بن سکتا ہے. شکریہ.